लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने स्प्रिंग के मॉड्यूल्स के बारे में बात कर ली थी, राइट। स्प्रिंग की थोड़ी सी अपन ने हिस्ट्री पढ़ ली थी। अब आज थोड़ा सा और स्प्रिंग के अंदर डीप डाइव करेंगे। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारे सिस्टम को आप सेटअप कैसे करेंगे, इससे पहले कि आप उस पर स्प्रिंग के कोड्स लिखें। सेकंड पॉइंट जो आज अपन लोगों को डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग के पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में। और स्प्रिंग का पहला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन है? स्प्रिंग का पहला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है स्प्रिंग कोर। तो आज स्प्रिंग कोर के बारे में बातचीत होगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपन आज के लेक्चर का एजेंडा। एजेंडा फॉर टुडे इज अपने सिस्टम को कैसे सेटअप करना है, कौन सा आईडी अपन लोग यूज करने वाले हैं। एज सच आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, बट हम वो यूज करेंगे जो VMware ने पर्टिकुलरली स्प्रिंग के लिए बनाया है। उसके बाद स्प्रिंग कोर का इंट्रोडक्शन होगा। जावा में कितनी तरह की क्लासेस होती हैं, ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, चलें आगे। ग्रेट। तो सबसे पहले अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को आप सेटअप कैसे करेंगे, ये बताइए। स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन है 6.1.9 टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। और अगर आप स्प्रिंग 6 पे काम कर रहे हैं तो आपके सिस्टम पे आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा एटलीस्ट JDK 17। गौर करिएगा, स्प्रिंग 6X JDK 17 या हायर वर्जन पे चलेगा। तो अगर आपके पास जावा 8 है या जावा 11 है या JDK 8 या 11 है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विद स्प्रिंग 6। स्प्रिंग 6 मिनिमम रिक्वायर्स JDK 17। और मेरे ख्याल से तो आप में से मैक्सिमम के पास JDK 21 होगा। आपने अभी अभी कोर जावा अगर पढ़ी है तो। सही कह रहा हूं, राइट। तो आपके सिस्टम पे 17 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इंटेलिजे आइडिया, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं एक्लिप्स, आप इवन VS कोड भी यूज कर सकते हैं। बट VS कोड जनरली ज्यादा पॉपुलर है फ्रंट एंड के लिए। अपन लोग वो आईडी यूज करेंगे जो VMware ने खुद पर्टिकुलरली स्प्रिंग के लिए डिजाइन करी है, और उस आईडी का नाम है स्प्रिंग टूल सूट। क्या नाम है हमारी आईडी का? हमारी आईडी का नाम है स्प्रिंग टूल सूट, राइट। हालांकि आप इसमें जावा एप्लीकेशंस भी कोड कर सकते हैं, बट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलरली बनाई गई है फॉर डेवलपिंग स्प्रिंग एप्लीकेशंस। बाय द वे आप इंटेलिजे आइडिया भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप एक्लिप्स को भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो आईडी है STS, ये बिल्कुल एक्लिप्स से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपने कभी भी एक्लिप्स पे काम करा होगा, एक्लिप्स आईडी यूज करी होगी, तो आपको इसका इंटरफेस बिल्कुल एक्लिप्स से मिलता जुलता दिखेगा। तो पहली बात जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे STS। अब STS को डाउनलोड करना कैसे? जैसा मैंने कहा, STS पर्टिकुलरली स्प्रिंग के लिए बनाई गई आईडी है, VMware ने बनाई है, और ये बिल्कुल एक्लिप्स की कॉपी है। अगर आपने एक्लिप्स पे काम करा हो तो आपको STS और एक्लिप्स बिल्कुल सेम दिखेंगे। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 4.23। अब डाउनलोड कहां से होगी? डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक स्लाइड में भी है, और आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं सीधे स्लाइड से लेता हूं और इसको गूगल पे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज स्प्रिंग IO डैश टूल्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पीड थोड़ी सी स्लो है आज नेट की। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, स्प्रिंग टूल 4 फॉर एक्लिप्स, दिख रहा है? यस और नो? कैन यू सी दिस? वेरी गुड। आपको इसको डाउनलोड करना है एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास मैक है यू कैन गो फॉर मैक वर्जन, अगर आपके पास विंडोज है यू कैन गो फॉर विंडोज वर्जन, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम पे क्या डाउनलोड होगी? डाउनलोड करेंगे तो गौर कीजिएगा, आपके सिस्टम पे एक जार फाइल डाउनलोड होगी। क्या डाउनलोड होगी? अगर इसको आप डाउनलोड करते हो, आपके सिस्टम पे एक जार फाइल डाउनलोड होगी, राइट। जैसे इस जार फाइल को आप अनजिप करेंगे, जैसे इस जार फाइल को आप अनजिप करेंगे तो आपको एक फोल्डर दिख, ऑटोमेटिकली ये अनजिप होने लगेगी, और अनजिप होगी तो आपको एक फोल्डर दिखेगा। कौन सा फोल्डर दिखेगा? आपको इस नाम का फोल्डर नजर आएगा, विच इज STS 4.23.0। एवरीवन कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस फोल्डर? आपको इस नाम का फोल्डर नजर आएगा विच इज 4.23.0। ये आपको फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर पे जब आप डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आपको STS की EXE फाइल मिल जाएगी। यानी समझने वाली बात यह है, ये शायद आप पहली बार ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे जो इंस्टॉल नहीं होता है, सीधे अनजिप होता है। इसको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं जार से और डायरेक्ट डबल क्लिक करके यूज कर लेते हैं। जबकि आपने इंटेलिजे आइडिया या इवन JDK अगर यूज करा है तो आपने इसको इंस्टॉल करा है ना, है ना? ये इंस्टॉल नहीं होता है। तो STS को इंस्टॉल नहीं करा जाता, सिर्फ इसको अनजिप करते हैं
और इसकी EXE फाइल पे अपन डबल क्लिक कर देते हैं। तो अगर मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखाऊं तो मेरे सिस्टम पे मैंने इसको जब अनजिप करा तो मुझे कुछ ऐसी फाइल्स मिली, ध्यान दीजिएगा। राइट, आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको अनजिप एक फोल्डर के अंदर जाकर करा है। उस फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा है? उस फोल्डर का नाम मैंने रखा है स्प्रिंग टूल सूट। तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक फोल्डर बनाया स्प्रिंग टूल सूट के नाम से। स्प्रिंग टूल सूट के अंदर इस डॉट जार फाइल को रखा। फिर इस डॉट जार फाइल को क्या करा, फिर इस डॉट जार फाइल को अपन ने अनपैक करा। जैसे इसको अनपैक करा आपने, आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा बाय दिस नेम। इस फोल्डर के अंदर जाइए, अंदर जाएंगे तो आपको एक EXE फाइल दिखेगी, दिख रही है? एप्लीकेशन वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है, ये रहा। बस इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका आईडी, आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लॉन्च हो जाएगा। और मैंने इसको डेस्कटॉप पे एज अ शॉर्टकट भेजा हुआ है, तो आपको मेरे केस में ये डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल दिख रहा है। STS डाउनलोड और इंस्टॉल करना आया? वेरी गुड। टेक्निकली स्पीकिंग इंस्टॉल करा, कॉपी करा? तो टेक्निकली स्पीकिंग अपन ने सिर्फ कॉपी करा, इंस्टॉल नहीं करा। इंस्टॉल नहीं होता ये, गॉट इट? कॉपी करा, और कॉपी करके बस आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। तो जैसे ही आप STS को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, STS आपसे सबसे पहले वर्क स्पेस बनाने को बोलेगा। क्या बनाने को बोलेगा? वर्क स्पेस बनाने को बोलेगा। और आपने कोई भी आईडी यूज करा हो, ऑलमोस्ट हर आईडी में आप वर्क स्पेस बनाते हैं, चाहे आप VS कोड ले लें, चाहे आप इंटेलिजे आइडिया ले लें, STS भी आपको वर्क स्पेस बनाने को बोलेगा। बाय डिफॉल्ट ये अपनी खुद की एक लोकेशन सेट करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसकी डिफॉल्ट लोकेशन को यूज ना करके अपनी खुद की वर्क स्पेस बनाएं। कैसे बनाते हैं वर्क स्पेस? तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, राइट? उस फोल्डर में जाइए जहां आप वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं मैं वर्क स्पेस D ड्राइव में बनाऊं, तो मैंने D ड्राइव सेलेक्ट करा, न्यू फोल्डर पे क्लिक करा, और मैंने अपनी वर्क स्पेस का नाम दिया स्प्रिंग बैच 2024। गौर करिएगा, स्प्रिंग बैच 2024 मेरी वर्क स्पेस का नाम होगा। जैसे ही करूंगा आपको यहां पर इसका पाथ दिख जाएगा, दिख रहा है? ओके, अब आपको दोबारा वर्क स्पेस नहीं बनानी है। बस अब जब भी आप STS लॉन्च करेंगे, ये इस वर्क स्पेस को बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है ऑन लॉन्च बटन। द मोमेंट यू क्लिक ऑन लॉन्च बटन, पहली बार लोड होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नई वर्क स्पेस है। यस यस यस, वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो रोहित, डेफिनेटली। बट जहां तक मैंने देखा है इंडस्ट्री में पीपल गो फॉर STS क्योंकि ये रिकमेंडेड आईडी है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इस आईडी के अंदर बहुत अच्छे से यूज होकर मिल जाएंगे। जैसे अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज करते हो तो वो आपको स्प्रिंग बूट का ऑटोमेटेड फीचर नहीं देता ना, वो आपको इसमें मिल जाएगा। आप आगे देखना जब हम स्प्रिंग बूट पे जाएंगे तो। गॉट इट? whenever new version comes then we have to download another jar file and create new workspace and then continue. yes सौरभ, या फिर आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें आपको अपडेट की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, चलें आगे। ओके राइट, अब आप सबसे पहला काम, अब मैं आपको अभी स्प्रिंग की एप्लीकेशन बनाना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ इस आईडी से फेमिलियरिटी करवा रहा हूं। एक छोटा सा जावा कोड अपन लिखते हैं, वो कैसे लिखना है? तो अपन फाइल में गए, राइट, फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करा, हमेशा की तरह सेलेक्ट करा ऑन जावा प्रोजेक्ट। तो आप बताइए आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं एक छोटा सा जावा प्रोजेक्ट बना रहा हूं 2 नंबरों को ऐड करने का। तो मैंने कहा ऐड नंबर्स, ओके, ऐड नंबर्स, ये मैंने अपना स्टेटमेंट लिखा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा। आप देख सकते हैं इसने जो बेस्ट पॉसिबल जावा वर्जन है वो आपके सिस्टम से पिक कर लिया है। जैसे इसने मेरे सिस्टम से क्या पिक करा है? इसने मेरे सिस्टम से पिक करा है JSE 21, राइट, लेटेस्ट वर्जन जो भी इंस्टॉल था। ठीक, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका बेसिक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना है, वो मैं बैक करके वापस कर रहा हूं। ये जो नीचे आपको चेकबॉक्स दिख रहा है क्रिएट मॉड्यूल, कैन यू सी दैट? इस चेकबॉक्स को ऑफ कर दीजिएगा। मॉड्यूल जावा 9 का फीचर था जो अब हमारे किसी काम नहीं आता है, बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिनिश कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, आपको आपका प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, और थोड़ा सा आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको इसके अंदर एक SRC नाम का फोल्डर नजर आ रहा होगा। ये भी क्लियर हुआ?
ठीक है। अब जैसे आप जावा में करते हैं, जावा में कुछ भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? जावा में कुछ भी कोड लिखेंगे, जावा में अपन कुछ भी कोड लिखेंगे तो सबसे पहले बनाते हैं अपन पैकेज। तो अपन एसआरसी पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं जावा पैकेज। जैसे ही जावा पैकेज सेलेक्ट करेंगे, आपसे पैकेज का नाम पूछा जाएगा, जो भी आपको पैकेज का नाम देना है। मान लीजिए मैंने पैकेज का नाम दिया, वैसे टेक्निकली पैकेज का नाम क्या होना चाहिए? टेक्निकली ये कहा गया है पैकेज का नाम जो भी आपका डोमेन नेम है उसका रिवर्स होना चाहिए। डोमेन नेम मतलब आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे उसका कुछ वेबसाइट होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका डोमेन नेम हो जाएगा google.com, लेकिन आपका पैकेज नेम हो जाना चाहिए com.google। गॉट इट? तो जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है scalive.in, तो मैं पैकेज का नाम लिख दूंगा in.scalive। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री फॉलो करती है। और उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं 2 नंबरों को ऐड करने की, तो मैंने पूरा नाम दे दिया in.scalive.edition। ये समझ आया? ओके, अपन इस कोर्स में हर वो चीज फॉलो करेंगे जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस मानी गई है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप जब भी पैकेज का नाम लिखें, जो भी डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को रिवर्स कर दें। राइट? इससे क्लैशिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अरे कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल ही एक्लिप्स जैसा है आशीष। पूरा इंटरफेस एक्लिप्स जैसा आपको मिलेगा। राइट? अगर आपने एक्लिप्स पे काम करा है तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आपको बिल्कुल सिमिलर एनवायरमेंट मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन ने क्लिक करा ऑन फिनिश। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करा, हमारे सामने एडिशन नाम का पैकेज बनकर आ गया। राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके मैंने जावा क्लास बनाई। राइट? जावा क्लास का नाम मैंने अपनी तरफ से दिया एड नंबर्स। ओके, ये मेरी क्लास बन गई। इसके बाद आई क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिकली डॉट जावा फाइल अपने बेसिक इंटरफेस के साथ आ जाएगी। आ रही है? ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल और प्लस, इसको क्लिक करिए, फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। कंट्रोल माइनस करिए, फॉन्ट साइज रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। बाकी की सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है ये मैं आपको ड्यू कोर्स में बताऊंगा। पहले अपन फोकस कर ले बेसिक पार्ट पे। ठीक है। अब आपको इसके अंदर मेन लिखना है। अब आप लोग इंटेलिजे पे पीएसवीएम लिखकर टैब दबाते थे, एम आई राइट? है ना? यहां पर पीएसवीएम टैब नहीं चलेगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखते हैं अपन मेन। राइट? मेन लिखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करिए, एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, आपको मेन बना हुआ दिख जाएगा। गॉट इट? थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू इंटेलिजे आईडिया एंड नेटबीन्स। वहां पर पीएसवीएम चल रहा है, यहां पर पीएसवीएम नहीं चलेगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए क्या करते थे? बाकी आईडीज में हम लोग लिखते थे एस आउट और टैब। एम आई राइट? यहां पर एस आउट तो लिखेंगे, लेकिन टैब की जगह एक बार फिर कंट्रोल और स्पेस, और फिर बिल्कुल बॉटम पे आपको दिख रहा होगा सिस आउट। राइट? इसको कर लीजिए, या फिर आप पूरा लिख दीजिए यहां पर सिस आउट। एवरीवन इज एबल टू गेट दिस? पूरा यहां पर लिख दीजिए सिस आउट। सिस आउट के बाद कंट्रोल और स्पेस, अपने आप बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। गॉट इट? वेरी गुड। ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने लिखा एंटर टू नंबर्स। अब एंटर टू नंबर्स लेने के लिए किसकी जरूरत है? 2 नंबर लेने के लिए जरूरत है स्कैनर की। तो मैंने कहा स्कैनर के भी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। स्कैनर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, माउस का पॉइंटर स्कैनर पे लेकर जाइए, थोड़ा सा टाइम लगाकर एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे चूज कर लीजिएगा आप इंपोर्ट। आर यू एबल टू गेट दैट? राइट? जैसे ही आप इसको चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर आपको स्कैनर का इंपोर्ट मिल जाएगा। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए माउस का पॉइंटर क्लास पे ले जाइए, एक पॉपअप आएगा, उसमें से इंपोर्ट चूज कर लीजिए। ठीक। इसके बाद आई गो फॉर इंट ए इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट। राइट? ये मैंने पहला इनपुट लिया, इंट बी इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट। ये मैंने दूसरा इनपुट लिया, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा सिस आउट, कंट्रोल फॉलोड बाय स्पेस बार, एंड आई सेड सम इज प्लस फॉलोड बाय सी। सिस आउट, राइट, कंट्रोल एंड स्पेस बार, नंबर्स आर प्लस ए डबल कोट्स कॉमा प्लस बी। ठीक, ये हो गया आपका बेसिक सा कोड। अब इसको चलाना कैसे है? चलाने के लिए आप अपने मेन फाइल पे, मेन फाइल मतलब जिसमें मेन मेथड है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे बॉटम पे,
और थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क, थोड़ा सा बॉटम पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रन एज का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है राइट। इस रन एज में से चूज करना है आपको जावा एप्लीकेशन। रन ऑन सर्वर मत कर दीजिएगा, रन ऑन सर्वर आप करते हैं जब आप वेब एप्लीकेशंस रन करते हैं, गॉट इट। आप एक कोर जावा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो रन एज, और रन एज के बाद चूज करना है जावा एप्लीकेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टर्मिनल आएगा, ठीक है। टर्मिनल पे, टर्मिनल मतलब वो स्क्रीन जहां पर यूजर आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनल है। आई सेट 10, आई सेट 20, एज एक्सपेक्टेड आपको दिख जाएगा नंबर्स आर 10 20, सम इज 30। हुई फैमिलियरिटी एसटीएस के साथ, आया समझ? ग्रेट, वेरी गुड। इज इट वेरी ओल्ड आईडी? नहीं रईस, ओल्ड आईडी नहीं है। इंटेलिजे पे करना है आप लोगों को ऐसा, अपन इंटेलिजे पे शिफ्ट हो जाएंगे, घबराइए मत, डोंट वरी, ठीक है। नेवर माइंड, आप कोई, मैं आपको इंटेलिजे पे भी बता दूंगा, हाँ हाँ इंटेलिजे बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ना, टेक्निकली एसटीएस इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये बनाया ही एसटीएस इसी के लिए गया है ना। मैं इंटेलिजे पे भी बता दूंगा, इंटेलिजे पे कैसे करना है। एक्चुअल स्प्रिंग एप्लीकेशन आने दीजिए, अभी स्प्रिंग कहां करा अपन ने, अभी तो अपन सिंपल कोर जावा चला रहे हैं ना, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ एसटीएस के साथ आपका इंटरैक्शन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो हमारा मेन टॉपिक है आज और अगले लेक्चर के लिए, और वो है स्प्रिंग कोर। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो मैंने आपसे कहा था, स्प्रिंग कोर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्प्रिंग का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आपको स्प्रिंग में स्प्रिंग डेटा पढ़ना है, आपको स्प्रिंग में स्प्रिंग एमवीसी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, उससे पहले आपको बहुत अच्छे से स्प्रिंग कोर को समझना पड़ेगा। स्प्रिंग कोर अपन को क्या देता है? स्प्रिंग कोर अपन को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देता है। क्या क्या? जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जैसे आईओसी, घबराइएगा मत, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना, डोंट गेट इंटिमिडेटेड विद द वर्ड्स। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी, बीन लाइफ साइकिल, बीन स्कोप, ऑटो वायरिंग, बहुत कुछ। लेकिन इस पूरी जार्गन में जाने से पहले हमें सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ना है जो हम डे 1 से बोलते जा रहे हैं, एंड आई होप सबको पता है, एंड दैट इज कॉल्ड डीआई, विच स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये सब बेकार है, इनमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पढ़ने की। बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आए उससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी जावा प्रोजेक्ट के अंदर कितनी तरह की क्लासेस होती है। जब ये समझ में आएगा तो डीआई की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगर मैं टेक्निकल वोकैबुलरी यूज करूं, तो जितने भी जावा प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें जितनी भी क्लासेस बनती हैं, उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा ना, इन अ जावा प्रोजेक्ट हाउ मेनी वेराइटी ऑफ क्लासेस कैन बी देयर, ब्रॉडली वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। इनमें से नंबर 1 वी कॉल पोजोस। आई होप कुछ लोगों ने आप में से इसका नाम सुना हो, खास तौर पे अगर आपने जेडीबीसी पे काम करा है तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, राइट। देन द सेकंड थिंग जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, इट्स कॉल्ड एज बीन, and last but not the least it's called as component classes. Okay, so we have pojos, we have bean, and we have component classes. हालांकि ये जो component वर्ड आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट से इंस्पायर्ड है। ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट बहुत यूज करता है अपनी टेक्नोलॉजीज की क्लासेस के लिए, उसी से इंस्पायर्ड ये वर्ड है, और हम जावा में भी इनको बोलते हैं कंपोनेंट क्लासेस, राइट। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन तीनों क्लासेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ पोजो। जहां तक पोजो के फुल फॉर्म की बात है, पोजो स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फुल फॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन पोजो का कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल। जब भी आप जावा में कोई क्लास बनाते हैं, जिस क्लास पे आप कोई एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन, कोई एक्स्ट्रा बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, तो वो क्लास जावा की दुनिया में क्या बन जाती है? वो क्लास जावा की दुनिया में बन जाती है पोजो क्लास। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखूं क्लास ए, क्या ये पोजो बन गई? जी हां, ये क्लास अपने आप में पोजो बन गई। पढ़िएगा ध्यान से, एनी ऑर्डिनरी जावा क्लास इन द वर्ल्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग कैन बी कॉल्ड एज अ पोजो क्लास, ठीक है। अब ये समझने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि पोजो में क्या क्या नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि हम ये समझे पोजो में क्या होना चाहिए, ये समझते हैं पोजो में क्या नहीं होना चाहिए। तो पोजो में 3 चीजें अलाउड नहीं है। कितनी चीजें अलाउड नहीं है? 3 चीजें अलाउड नहीं है। देर आर 3 थिंग्स विच आर बैंड फॉर अ पोजो। मतलब आप अगर वो करोगे तो फिर आप ये मत बोलना कि आपने पोजो बनाई है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एरर आ जाएगी, बट वोकैबुलरी वाइज फिर वो पोजो नहीं रहेगी। नंबर 1, आपकी क्लास
किसी को इनहेरिट नहीं करेगी, सिवाय किसके, सिवाय ऑब्जेक्ट क्लास के। वो किसी और को इनहेरिट नहीं करेगी, नंबर वन। नंबर टू, वो किसी को इंप्लीमेंट भी नहीं करेगी, किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। नंबर थ्री, वो आउटसाइड जावा कोई एक्स्ट्रा या नया एनोटेशन यूज नहीं करेगी। घबराइएगा मत, एनोटेशन बहुत बहुत डिटेल में हमको स्प्रिंग में पढ़ना है। बाय द वे, आप एनोटेशन से मिल चुके हैं। अगर आपने कोर जावा में आईडी में कभी भी ओवरराइड करा हो टू स्ट्रिंग, या कभी भी ओवरराइड करा हो इक्वल्स, तो क्या आपने कभी नोटिस करा है @ ओवरराइड लिखा हुआ आता है? आता है ना, इसी को अपन लोग बोलते हैं एनोटेशन। ठीक है, स्प्रिंग में बहुत डिटेल में हमको एनोटेशन भी पढ़ना है, बहुत डिटेल में हम एक्सएमएल भी पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें जावा से बहुत डीपली कनेक्टेड है, और ये दोनों हम कवर अप करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम थर्ड पॉइंट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इतना कुछ एनोटेशन के बारे में अभी हमने सुना नहीं है, बट इसके बारे में जरूर बात होगी। कैनॉट एक्सटेंड एनी क्लास एंड कैनॉट इंप्लीमेंट एनी इंटरफेस। तो अब मैं आपका लेता हूं छोटा सा टेस्ट। मैं आपके सामने कुछ क्लासेस दिखाऊंगा, आपको मुझे बताना ये पोजो है या ये पोजो नहीं है। रेडी फॉर द टेस्ट? ठीक, आगे बढ़ने से पहले तीनों शर्तें मैं एक बार फिर बता दूं। अपोजो शुड नॉट एक्सटेंड एनी क्लास, अपोजो शुड नॉट इंप्लीमेंट एनी इंटरफेस, एंड इट शुड नॉट यूज एनी आउटसाइड एनोटेशन। आउटसाइड एनोटेशन को अभी के लिए मान लीजिए सम एनोटेशंस जो जेडीके से बाहर हैं, जैसे कि स्प्रिंग के बहुत सारे एनोटेशन होते हैं, हाइबरनेट में बहुत सारे एनोटेशंस होते हैं, बात उनकी चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। क्या ये पोजो है? 100% ये अपने आप में पोजो है, राइट? वेरी गुड। नंबर टू, क्या ये पोजो है? इसमें कोई मेथड नहीं है, इसमें कोई मेथड नहीं है। वेरी गुड, आपका जवाब होना चाहिए जावा ने कब कहा कि पोजो में ऐसा ऐसा रखो। जावा तो कहती है बस तीन चीजें मत रखो। क्या वो तीनों चीजें इस क्लास में नहीं है? नहीं है। ना तो ये क्लास किसी को एक्सटेंड कर रही है, ना तो ये क्लास किसी को इंप्लीमेंट कर रही है, ना ही ये क्लास ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से किसी भी एनोटेशन को यूज कर रही है। सर, इन जावा वी से ऑल द क्लासेस बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। यस यस यस, डेफिनेटली। मैंने तो बोला आपकी कोई क्लास एक्सटेंड ना करे, ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड करना तो मजबूरी है, वो तो होगी होगी। ओके ईश्वर, चलूं आगे? डाउ आएगा, डाउ आएगा, डाउ आएगा डेटाबेस में भरत। डाउ इज अ कंपोनेंट क्लास, डाउ इज अ कंपोनेंट क्लास। ओके भरत, अभी आता है, डाउ का नाम भी आता है, आगे चले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोजो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये भी पोजो है? बहुत ध्यान से देखना, मैंने कुछ डेटा को पब्लिक करा हुआ है। हाँ, ये भी पोजो है। भले ही ये एनकैप्सुलेशन को वॉयलेट कर रही है ना ये। हाँ, ये एनकैप्सुलेशन को वॉयलेट कर रही है, डेटा डायरेक्ट एक्सेस करने दे रही है, बट ये पोजो है। ओके, सो एनी प्लेन एंड सिंपल जावा क्लास कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ पोजो क्लास। अच्छा, वेरी गुड। ये भी पोजो है, ये भी पोजो है। भले ही इसके अंदर मेथड आप देख रहे हैं कौन से विजिबिलिटी मोड में है, मेथड कौन से विजिबिलिटी मोड में है, तो आपको याद होगा डिफॉल्ट। जा पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है। जब अपन कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं मेंशन करते हैं, तो जावा डिफॉल्ट मेंशन करती है ना। इट्स नॉट पब्लिक, इट्स डिफॉल्ट, बट ये अभी भी पोजो है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी पोजो है। ये मान लीजिए पर्सन मेरी कोई क्लास है, जिस पर्सन क्लास को स्टूडेंट ने इनहेरिट करा है, नहीं है, नहीं है ये पोजो। वाई? बिकॉज पोजोस आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट एनी क्लास और टू इंप्लीमेंट एनी इंटरफेस। ओके, क्या ये पोजो है? ये मानते हुए कि ह्यूमन किसी इंटरफेस का नाम है? नहीं, ये भी पोजो नहीं है, क्योंकि ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है? ये इंप्लीमेंट कर रही है ह्यूमन इंटरफेस को, ये भी अपने आप में पोजो नहीं है। उम्मीद करता हूं इतने सारे एग्जांपल्स के बाद आप समझ गए होंगे पोजो मतलब एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास जो सिर्फ अपना कंटेंट लेकर बैठी है, उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 99% जावा क्लासेस जो आपने आज तक बनाई है, इनहेरिटेंस हटाकर सब पोजो थी, है ना? पहले दिन से लेकर अभी तक जितनी क्लासेस आपने बनाई है सब पोजो थी। ठीक है, अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं एंड वील डील विद जावा बीन क्लासेस। जावा बीन क्लासेस पोजो ही होती हैं, बट उनपे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, अ जावा बीन इज एक्चुअली अ पोजो, बट अ पोजो विद अ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जावा बीन पे? जावा बीन का पहला रेस्ट्रिक्शन, जावा बीन के पास एक पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर होना चाहिए कि मल्टीपल हो सकते हैं? तो जवाब है मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए।
कम से कम एक होना चाहिए जो नॉन पैरामीटराइज्ड होगा। ओके, तो एक पब्लिक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए। नंबर 2, जितने डेटा मेंबर्स हैं सब क्या होने चाहिए, जितने डेटा मेंबर हैं सब होने चाहिए प्राइवेट, ना डिफॉल्ट ना प्रोटेक्टेड, सब होने चाहिए प्राइवेट। ओके, नंबर 3, इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए होने चाहिए गेटर और सेटर। गेटर सेटर समझते हैं, गेटर सेटर समझते हैं, वेरी गुड। इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए होने चाहिए गेटर और सेटर। एंड द फाइनल थिंग, अगर पॉसिबल है तो आपकी क्लास सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर सकती है, कर सकती है। अब आपको लगेगा सर ये सीरियलाइजेबल क्या होता है? ये जो सीरियलाइजेबल है ये एक्चुअल में जावा डॉट आईओ पैकेज से आने वाला एक इंटरफेस है। कौन से पैकेज से आ रहा है ये आ रहा है जावा डॉट आईओ पैकेज से। अच्छा, क्या करता है इस इंटरफेस की खास बात यह है कि इस इंटरफेस के अंदर कुछ है ही नहीं। आपने नॉर्मली ये सुना होगा इंटरफेसेस में मेथड्स होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, डेटा होता है तो पब्लिक होता है। एम आई राइट? है ना? ये इंटरफेस ब्लैंक इंटरफेस है, और ऐसे इंटरफेसेस जो ब्लैंक इंटरफेस होते हैं उन्हें अपन जावा की इंग्लिश में बोलते हैं मार्कर या टैगिंग इंटरफेस। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम मार्कर या टैगिंग इंटरफेस। अच्छा, ये करता क्या है? अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर हम इसको इंप्लीमेंट क्यों करते हैं? तो एक्चुअल में जब आपकी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेती है तो जेडीके आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्क पे सेव कर सकता है और नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर सकता है। आई रिपीट वंस मोर, मैंने कहा जब भी कोई क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो जेडीके यानी जावा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्क में सेव कर सकती है या जरूरत पड़ने पर नेटवर्क पे पास कर सकती है। आपको लगेगा सर कोई एग्जांपल? इमेजिन करिए आप जावा में चैट एप्लीकेशंस बना रहे हैं। पॉसिबल है जावा में चैट एप्लीकेशंस बनाई जाएं? बिल्कुल पॉसिबल है। जावा बहुत सॉलिड सपोर्ट नेटवर्किंग को देती है। जावा के पास एक पैकेज है जिसका नाम है जावा डॉट नेट। क्या नाम है पैकेज का? पैकेज का नाम है जावा डॉट नेट। आप इस पैकेज को यूज करके जावा में नेटवर्क एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब आप बताइए अगर अपन नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाएंगे तो कुछ मैसेजेस ट्रांसफर होंगे नेटवर्क पे? हाँ बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। चैट हो रहा है तो मैसेज तो होगा ही होगा। मैसेज के साथ साथ कुछ डेटा भी ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्कोर ट्रांसफर करना चाहूं, कोई रिपोर्ट कार्ड ट्रांसफर करना चाहूं। अब जावा में ये सारा डेटा अपने आप में क्या होगा? जावा में सारा डेटा अपने आप में किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे ट्रांसफर हो इसके लिए शर्त यह है उसकी क्लास को सीरियलाइजेबल को करना पड़ेगा इंप्लीमेंट। आप अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम एडवांस चीजें जावा में करते हैं तब हम लोग इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एट बैक ऑफ योर माइंड याद रखिएगा सीरियलाइजेबल आपके ऑब्जेक्ट को यह पावर दे देता है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्क पे भी सेव करा जा सकता है। डिस्क से मेरा मतलब सेकेंडरी मेमोरी से है, और वो ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे पास भी करा जा सकता है। राइट? आया समझ सबको सीरियलाइजेबल का पर्पस? है ना? और आपको कुछ नहीं करना है। सबसे मजेदार बात यह है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो शब्द लिखने हैं, इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। बस इतना लिखते ही जावा समझ जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट में अब ये पावर है कि ये ऑब्जेक्ट को अब नेटवर्क पे भेजा जा सकता है या डिस्क में सेव करा जा सकता है। एक्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है नमन। आप सीरियलाइजेबल को ना करें बाकी चीजें फॉलो करें तो भी अपन मान सकते हैं कि वो एक बीन है। बाकी ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है वो किस हद तक बीन को फॉलो करती है। जैसे आप स्प्रिंग में देखिएगा, स्प्रिंग तो आपको ये इजाजत भी देता है कि अगर आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया है, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दिया है, तो भी स्प्रिंग उसको अलाउ करेगा। मोहित, डीसीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन का ऑपोजिट है। इसका मतलब होता है अगर हमने डिस्क पे कोई ऑब्जेक्ट सेव करा है तो अपन को उस ऑब्जेक्ट को वापस रिट्रीव करना है। सेव करने को बोलते हैं सीरियलाइज करना, रिट्रीव करने को बोलते हैं डी सीरियलाइज करना। आया समझ मोहित? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क पे सेव करना कहलाता है सीरियलाइज करना, और उसे डिस्क से रिट्रीव करना कहलाता है डी सीरियलाइज करना। इसका मतलब सीरियलाइजेबल दोनों पावर देता है। जी, सीरियलाइजेबल दोनों पावर देता है। आपके ऑब्जेक्ट को सेव भी कर पाएंगे, और सेव करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को डिस्क से रीड भी कर पाएंगे। क्लियर? बीन क्लास सिर्फ सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट कर सकती है या और भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीरियलाइजेबल जरूरी है। ओके भरत, वेरी गुड।
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसको इनहेरिट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। चलो आगे, वेरी गुड। चलो अब बताओ मुझे, इज दिस अ बीन? जल्दी क्विक, इज दिस अ बीन? नहीं, ये बीन नहीं है। कारण, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे प्राइवेट नहीं है। अच्छा ये पोजो है? हाँ ये पोजो है, पर ये बीन नहीं है, और इसके सारे एट्रीब्यूट्स प्राइवेट नहीं है। राइट, नंबर 2। अच्छा, ये बीन है? नहीं है। नहीं है, देखो क्यों नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो, बीन के लिए 4 शर्तें हैं ना, चलो सीरियलाइजेबल को अपन रिलैक्स कर देते हैं। 3 शर्तें तो है ना बीन के लिए? हाँ 3 शर्तें हैं, ओके। पहली शर्त, सारा डेटा प्राइवेट होना चाहिए। क्या इसका सारा डेटा प्राइवेट है? हाँ है। क्लास के अंदर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। क्या इसके अंदर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? गलत बात, गलत बात, गलत बात। इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना यार, कैसी बात कर रहे हो? अगर अपन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो जावा नहीं देगी क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? देगी। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटराइज होता है? तो फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है ना, लेकिन इसके अंदर सेटर गेटर है? नहीं है। इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर रही है एज अ बीन। और क्लास का पब्लिक होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पब्लिक होना तो चाहिए। वहां एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं अपन कि क्लास को पब्लिक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लास पब्लिक नहीं होगी अपने पैकेज के बाहर एक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, तो पब्लिक होना ड्रॉबैक नहीं है, पब्लिक होना अलाउड है और प्लस पॉइंट है। ओके, चलूं आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। क्या ये बीन है? नहीं है। इसके अंदर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहां है? अगर आपको लग रहा हो जावा नहीं देगी, जावा कहां देगी? जावा कब देती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? जावा तो तब देती है ना जब आप कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाए। यहां तो अपन ने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, तो जावा क्यों देगी यहां पे कंस्ट्रक्टर? सही कह रहा हूं, एम आई राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ आप ओवरलोडिंग करिए, बिल्कुल करिए, है ना, अलाउड है। ठीक है, ये बीन है? जल्दी क्विक, क्या ये अपने आप में एक बीन है? यस, ये बीन है। कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर? हाँ है ना, इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है जो जावा ने बना कर दिया है। सो ये अपने आप में एक वैलिड बीन ऑब्जेक्ट है। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब ये बताइए, एट द रेट लॉम्बॉको आगे आएगा, हाँ बिल्कुल सही। अब आप बताइए नेक्स्ट, इज एवरी बीन अ पोजो और एवरी पोजो अ बीन? हर बीन पोजो है, हर पोजो बीन है। वेरी गुड नमन। हर पोजो बीन है, गलत, बिल्कुल गलत सौरभ। हर बीन पोजो है, हर पोजो बीन नहीं है। हर बीन पोजो है। एवरी बीन इज अ पोजो। राइट, रेस्ट्रिक्शंस किस पे हैं, बीन पे हैं कि पोजो पे हैं? ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बीन पे होते हैं। गॉट इट, वेरी गुड। अब इनका कंपैरिजन करते हैं अपन। नंबर 1, पोजो के लिए कोई ऐसे स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। राइट, बीन के लिए स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस हैं। पोजो अपने डेटा पे कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं देती है। जैसे क्या पोजो का डेटा पब्लिक हो सकता है? हाँ हो सकता है। बीन कभी अलाउ नहीं करता कि डेटा को आप पब्लिक करें, इसलिए बीन के बारे में हम बोलते हैं वो कंप्लीट कंट्रोल देता है आपको आपके डेटा पे। पोजो चाहे तो इंप्लीमेंट कर ले सीरियलाइजेबल को, चाहे तो ना करे। राइट, लेकिन बीन के लिए सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। एम आई राइट? एम आई राइट, वेरी गुड। पोजो के डेटा मेंबर डायरेक्ट एक्सेस हो जाते हैं नाम से? हाँ हो जाते हैं, अगर वो डिफॉल्ट या पब्लिक विजिबिलिटी में हो। बीइंग के नहीं होते हैं, उनके लिए सेटर गेटर ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हर हाल में ये डेटा मेंबर प्राइवेट होंगे। पोजो के अंदर की फील्ड्स किसी भी विजिबिलिटी में आ सकती है, बीन के अंदर की फील्ड्स हमेशा प्राइवेट होगी। पोजो में आपकी इच्छा हो कंस्ट्रक्टर बनाओ, आपकी इच्छा हो ना बनाओ, आपकी इच्छा हो कितने भी कंस्ट्रक्टर बना दो। बीन में कम से कम एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए। राइट, अगर आपको कोई ऐसी क्लास बनानी है जिसमें कुछ खास रेस्ट्रिक्शंस ना हो, हर कोई उसे डायरेक्टली यूज कर पाए, तो आप उसको पोजो बना दीजिए। अगर आपको एक ऐसी क्लास बनानी है जिसपे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, उसका डेटा डायरेक्टली अवेलेबल ना हो पाए, लोग मेथड के थ्रू उसके डेटा तक जा पाए, तो आप क्या बना दीजिए? तो आप बना दीजिए बीन। रेस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ एनी जावा क्लास कैन बी कॉल्ड अ बीन। क्लियर हुआ? बढ़ा जाए आगे।
for being the number of no argument constructor should be public. Yes, definitely, Shomil. The reason being that बीन के उस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को यूज करके फ्रेमवर्क्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जब फ्रेमवर्क्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं या टेक्नोलॉजीज ऑब्जेक्ट बनाती हैं तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिकॉल करती है। आया समझ? क्लियर हुआ? इसलिए उसको पब्लिक होना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निमिषा। बट आपने ध्यान दिया, जब आप सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करते हैं तो कोई मेथड ओवरराइड करने का कंपल्शन आपके ऊपर नहीं आता है, लेकिन अगर आप किसी और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो मेथड ओवरराइड करना पड़ सकता है ना। सीरियलाइजेबल तो मार्कर है ना, बिल्कुल ब्लैंक, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज अ कंपोनेंट क्लास। बीन क्लास इज एडवांस एज विकास, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट पब्लिक, बट यू कैन कॉल इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ना शोमिल, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। अगर मैं कोई पैकेज बनाता हूं, अच्छा अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं ए, ओके, मैं उस क्लास के आगे लगा देता हूं पब्लिक, क्या मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द पैकेज बना पाऊंगा शोमिल के नहीं बना पाऊंगा? बताओ। अगर मैंने इस ए क्लास को एक P1 पैकेज में रखा है तो क्या मैं P2 पैकेज में इसका ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा बाय राइटिंग ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए? के नहीं बना पाऊंगा ना मैं। अगर मैं बना पा रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो फिर कैसे कॉल हो रहा है? आपको दिखता नहीं है कि उसके आगे पब्लिक लगा है, बट जावा उसकी विजिबिलिटी पब्लिक करती है जब आप आउटसाइड द पैकेज उसको एक्सेस कर रहे होते हो। क्लियर? राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंपोनेंट क्लास? अब जो क्लासेस बच गई वो सब अपने आप में हो गई है कंपोनेंट। अब कौन बच गई? अगर आप कोई भी ऐसी जावा क्लास बनाते हैं जिसमें आप कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, बिजनेस लॉजिक कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बैंकिंग से रिलेटेड क्लास बना रहे हैं, उसमें बिजनेस लॉजिक का मतलब विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफर करना। कोई मान लीजिए मैसेजिंग से रिलेटेड क्लास बना रहे हैं, उसका काम हो गया ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना। डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं तो डाउ क्लासेस बनाएंगे जो डेटाबेस पे तरह तरह के ऑपरेशंस करेंगी। ये सब जावा की दुनिया में क्या है? ये सब जावा की दुनिया में कहलाती हैं अपने आप में कंपोनेंट क्लासेस, राइट? They all are called as component classes. Sir, we do not use any specifier, then it would be default or public. And can default be accessed outside the package? No, Rohit, not at all. लेकिन आप किसके लिए बोल रहे हो? क्लास के लिए बोल रहे हो, मेथड्स के लिए बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? कोई मॉडिफायर नहीं लगा रहे हैं। पिछला एग्जांपल, पिछला एग्जांपल मतलब ये वाला। अनम्यूट करूं मैं आपको? जी रोहित बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहित, बोलिए। सर वो जो आपने ऑब्जेक्ट बना के बताया दूसरी क्लास में, हम्म। तो वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो पब्लिक नहीं थी ना? पब्लिक थी ना, मैंने बोला तो, मैंने पब्लिक क्लास ए लिखा, पब्लिक आपने कुछ मिस। क्लास ए ये लिखा मैंने, और ये P1 पैकेज में है, ठीक है। सर एक और पॉइंट आपने वहां मेंशन किया था कि हम लगाते हैं लेकिन वो पब्लिक होता है, वो मुझे समझ में नहीं आया। शोमिल ने मुझे बोला कि सर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक नहीं होता है। बिल्कुल हाँ। सही है। अगर आप जावा पी करोगे ना, जावा प्रोफाइल कमांड चलाओगे ना, तो हम्म। आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखेगा, उसके आगे पब्लिक लगा हुआ नहीं दिखेगा, ओके सर। राइट? ये शोमिल का डाउट था। मैंने कहा अगर आप नहीं बनाते हो तो जावा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बनाकर देती है वो हम्म। पब्लिक ही होता है। अगर वो पब्लिक नहीं होता तो जब हम P2 पैकेज में जाकर इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ठीक है। जो चीजें डिफॉल्ट मोड में होती है वो तो आउटसाइड द क्लास है, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस ही नहीं होती। पर राइट। ये हो रहा है ना एक्सेस। हो रहा है, हो रहा है, तो वो पब्लिक ही होगा, हाँ, करेक्ट। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, तो मैंने कहा जो बच गई हैं सारी क्लासेस वो सब अपने आप में कहलाएंगी कंपोनेंट क्लासेस। अब इसमें आप डाउ क्लासेस को ले सकते हैं, इसके अंदर आप अकाउंट मैसेज कोई भी क्लास ले सकते हैं जिसमें आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है? अभी तक स्प्रिंग की एंट्री नहीं हुई है इस पूरी कहानी में, अभी तक हम जावा के आसपास घूम रहे हैं। गॉट इट? चलिए अब ये बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब ये बताइए, अगर एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस होंगी तो क्या किसी क्लास को किसी क्लास की जरूरत पड़ेगी? कुछ ऐसा होगा जो किसी क्लास को करना है और वो करने के लिए वो दूसरी क्लास पे डिपेंड करे? ऐसा पॉसिबल है? वेरी गुड। मतलब आपके लिए इन सवालों का जवाब यस है ना,
कि द क्लासेस विच आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे माइट रिक्वायर सम काइंड ऑफ सर्विस जो एक क्लास कर रही है और दूसरी क्लास उसे यूज करना चाहती है ना। टू बी वेरी क्लियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास दो क्लासेस है, कार और इंजन, बिल्कुल स्टैंड अलोन क्लासेस हैं। ओके, एक और प्रोजेक्ट में मेरे पास दो क्लासेस हैं, प्रोग्रामर और लैपटॉप। अब आप मुझे बताइए, क्या कार को इंजन की जरूरत है? लग रहा है आपको? यस। क्या प्रोग्रामर को लैपटॉप की जरूरत है? अनलेस एंड अनटिल वो बेंच पे हो। प्रोग्रामर को लैपटॉप की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, प्रोग्रामर को लैपटॉप की भी जरूरत है और कार को इंजन की भी जरूरत है। कार को इंजन क्यों चाहिए? तो जवाब है ड्राइव करने के लिए। प्रोग्रामर को लैपटॉप क्यों चाहिए? कोड करने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कार डिपेंड्स ऑन इंजन एंड प्रोग्रामर डिपेंड्स ऑन लैपटॉप? कैन आई राइट दिस वर्ड, डिपेंड्स ऑन? प्रोग्रामर डिपेंड्स ऑन लैपटॉप, कैन आई से दिस? यस डेफिनेटली। और जब अपन ये बोलते हैं ना एक क्लास दूसरी पे डिपेंड कर रही है, इसी को बोलते हैं अपन डिपेंडेंसी। एक क्लास को दूसरी क्लास की जरूरत है, इसी को अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी वर्ड समझ आया? ग्रेट, वेरी गुड। इसी को अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी, राइट? सो व्हेनेवर अ क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास फॉर सम काइंड ऑफ सर्विस, फॉर सम काइंड ऑफ टास्क, फॉर सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, अपन बोलते हैं ये उस क्लास पे डिपेंड हो रही है। अच्छा, वोकैबुलरी वाइज दो और नाम बताना चाहूंगा, वो मैं पढ़ाते वक्त बहुत यूज करूंगा, राइट? अब ये जो कार है ये इंजन पे डिपेंड कर रही है, एम आई राइट? कि इंजन कार पे डिपेंड कर रहा है। इंजन को कार चाहिए, कार को इंजन चाहिए? दोनों। दोनों कैसे डिपेंड कर रहे हैं यार? दोनों कैसे डिपेंड कर रहे हैं? कार नीड्स इंजन ना, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि कार नीड्स इंजन, ये जो इंजन है इसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास, और ये जो कार है इसको अपन बोलेंगे टारगेट क्लास। ये वर्ड्स याद रखना। क्या वर्ड्स बोले मैंने? कार कौन सी क्लास है? कार टारगेट क्लास है, और इंजन डिपेंडेंट क्लास है। ऐसे ही प्रोग्रामर क्या है? प्रोग्रामर टारगेट क्लास है। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, पढ़ाते वक्त खूब यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हुआ डिपेंडेंसी का मतलब। अब आप मुझे बताइए कोई और एग्जांपल डिपेंडेंसी के दिमाग में आ रहे हैं? बहुत है, बहुत है। अगर आप टेक्निकली सोचे तो ढेर सारे हैं। वेरी गुड। पहला एग्जांपल, एक स्टूडेंट कॉलेज पे डिपेंड करता है डिग्री और प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, पहली मिल जाती है, दूसरी भले ही ना मिले, लेकिन डिपेंड तो करता है। हाँ, एक स्टूडेंट कॉलेज पे डिपेंड करता है डिग्री और प्लेसमेंट के लिए, राइट? इसी तरह से कोई ई कॉमर्स कंपनी डिपेंड करती है किसी कुरियर कंपनी पे कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए। हाँ करती है। Amazon और फ्लिपकार्ट डिपेंड करते हैं ब्लू डार्ट या डीटीडी से पे, है ना? बिल्कुल सही। कस्टमर पेमेंट करने के लिए डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड पे। हाँ बिल्कुल करता है। तो ये सब अपने आप में कहलाएंगी डिपेंडेंसीज। ये सब अपने आप में कहलाएंगी डिपेंडेंसी। लैपटॉप बैटरी पे डिपेंड करता है। हाँ, लैपटॉप बैटरी पे डिपेंड करता है या पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है ऑन होने के लिए। गॉट इट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई अपने आप में डिपेंडेंसी। समझ आई? आई। अब बात आती है कि जावा में इस डिपेंडेंसी को मैनेज कैसे करा जाए। मतलब अगर मेरे पास कार और इंजन या प्रोग्रामर और लैपटॉप है, तो मैं कैसे इंजन के फीचर्स कार में एक्सेस करूं? तो जावा की दुनिया में अगर आपको एक क्लास के फीचर दूसरी में एक्सेस करने हैं, तो जावा आपको दो तरीके देती है। आई होप आप सबने इन दोनों तरीकों के बारे में सुना होगा। और ये दो तरीकों में से एक है इनहेरिटेंस और एक है कॉम्पोजिशन। वन ऑफ द वेज इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, अनदर इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। इनहेरिटेंस का दूसरा नाम, इनहेरिटेंस का दूसरा नाम इज अ रिलेशनशिप। कॉम्पोजिशन का दूसरा नाम हैज अ रिलेशनशिप। राइट? है तो ये वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, बट जावा इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, इनहेरिटेंस एज वेल एज कॉम्पोजिशन। जी अनुराग, वो इसी का पार्ट होता है। एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसके बारे में डिटेल में लेक्चर अगर चाहिए तो मैंने जावा की प्लेसमेंट सीरीज का एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है, उसको देखो। उसमें बहुत अच्छे से मैंने लास्ट में एक्सप्लेन करा है। कुछ रह जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी अपन को बस कॉम्पोजिशन चाहिए। हालांकि एसोसिएशन, एग्रीगेशन, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन बहुत कुछ है ना, वो अपने आप में एक लंबा डिस्कशन है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी के लिए बस आप दो वर्ड्स याद रखो, इज अ और हैज अ। ये तो इजी है ना, इज अ और हैज अ। ये सारे डाउट आपके दूर कर देंगे, ठीक है? वेरी गुड। अब टेक्निकली समझते हैं इनहेरिटेंस क्या है।
इनहेरिटेंस वो कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ये परमिट करता है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय क्लास है और आपको एम्प्लॉय के मेंबर्स प्रोग्रामर के अंदर चाहिए, तो प्रोग्रामर एम्प्लॉय को क्या कर ले, प्रोग्रामर एम्प्लॉय को इनहेरिट कर ले। और जावा में ये करने के लिए क्या लगाते हैं, जावा में ये करने के लिए लगाते हैं एक्सटेंड्स। अच्छा, तो क्या मैं ये मान सकता हूं जब हम एक्सटेंड्स लगाएंगे जो कुछ भी एम्प्लॉय में है वो अब प्रोग्रामर में आ जाएगा? हाँ, जो कुछ भी एम्प्लॉय में है वो अब आ जाएगा प्रोग्रामर में। इसीलिए क्या ये कहना ठीक है प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय? प्रोग्रामर भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है अनलेस एंड अनटिल वो फ्रीलांस प्रोग्रामर हो। हम फ्रीलांस प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, बट प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय कह सकते हैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड एग्जांपल, व्हीकल, कार और ऑल्टो, क्या ये भी इनहेरिटेंस का डेमो है? क्या कार इज अ व्हीकल? क्या ऑल्टो इज अ कार? यस, इसका मतलब व्हीकल के फीचर कार में और कार के ऑल्टो में आएंगे, आएंगे। दिस ऑल इंडिकेट्स इनहेरिटेंस। इतना क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कहना ठीक है कार इज एन इंजन? बिल्कुल गलत है। आप कार देखते हैं तो आपको इंजन दिखता है? नहीं दिखता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, कार इज एन इंजन। क्या ये कहना सही है कार हैज एन इंजन? हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है, कार हैज एन इंजन। तो जब जब हैज अ की रिलेशनशिप फिट हो रही हो, अपन मानते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन। जैसे घर और कमरे, हैज अ के इज अ, हाउस हैज रूम्स, हाउस इज रूम। ऑब्वियस सी बात है, अ हाउस हैज रूम, राइट? अ होम हैज रूम। ऐसी स्टूडेंट और एड्रेस, स्टूडेंट एक एड्रेस है या स्टूडेंट का एड्रेस है? तो जवाब है स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट थोड़ी ना एड्रेस है। स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, राइट? अब इसको जावा में कैसे दिखाते हो? तो इसको दिखाने का तरीका, आप हाउस क्लास के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? आप हाउस क्लास के अंदर रूम्स का ऑब्जेक्ट बना लोगे। जब आप हाउस में रूम का ऑब्जेक्ट बना लोगे तो आप क्या कर लोगे? आप कर लोगे इनके बीच में कॉम्पोजिशन। आया समझ? समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब अपन अपन लैपटॉप वाला एग्जाम्पल करते हैं, इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन दोनों से, और देखते हैं क्या इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है क्या? तब एंट्री होगी अगले टॉपिक की, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क है। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंसी, फिर पढ़ेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो चलिए आप इस एग्जाम्पल को कोड करके देखते हैं। अपन कौन से वाले एग्जाम्पल को? यही लैपटॉप वाले एग्जाम्पल को लेते हैं अपन, प्रोग्रामर और लैपटॉप। स्टार्ट करा जाए? यस, स्टार्ट करा जाए। सो लेट्स गो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। सो आई एम कॉलिंग इट DI EX1। हालांकि ये DI नहीं है, बट टॉपिक के नाम पे मैं नाम दे रहा हूं DI EX1, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसके अंदर SRCM मिलेगा। SRC में चलते हैं। SRC में राइट क्लिक करते हैं, लेट्स क्रिएट अ पैकेज। पैकेज का नाम मैं दे रहा हूं in.scli.beans, राइट? जो मैं बनाने जा रहा हूं दे विल बी बीन क्लासेस, नॉर्मल सिंपल बीन क्लासेस। ठीक है, इसलिए मैंने इनका नाम बीन दिया है। तो अब मैंने एक क्लास बनाई और मैंने इस क्लास का नाम रखा लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप क्लास के पास क्या है? लैपटॉप क्लास के पास गौर कीजिएगा, एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक बूलियन स्टार्ट। लैपटॉप स्टार्ट होता है, हाँ, ऑन होना, स्टार्ट होना। ठीक है, यहाँ कुछ लॉजिक है, यहाँ कुछ लॉजिक है, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सिस आउट, मैंने यहाँ कहा लैपटॉप स्टार्टेड। ठीक है, और लैपटॉप स्टार्ट हो गया है इसलिए क्या रिटर्न कर दूं? लैपटॉप स्टार्ट हो गया इसलिए रिटर्न कर दूं ट्रू। यहां तक क्लियर? एवरीवन प्लीज से यस और नो, यहां तक क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। अब मेरे पास एक और क्लास है मेरे बीन पैकेज में। अच्छा, ये बीन है, हाँ ये बीन है। इसके पास जो मेथड है वो पब्लिक है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है। एम आई राइट? डेटा कुछ है नहीं, होता तो प्राइवेट करता मैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मैं आता हूं वापस बीन पैकेज में और मैं एक और क्लास बनाता हूं, और इस बार सॉरी, क्लास बनानी है, सो न्यू जावा क्लास, और नाम दे रहा हूं क्लास का प्रोग्राम। अच्छे से समझिएगा, ये बहुत लंबा चलने वाला एग्जाम्पल है, तीन चार चीजें इसी एक एग्जाम्पल पे समझेंगे अपन, इसलिए बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सो मैंने प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाई। ठीक है, और प्रोग्रामर के अंदर मैंने प्राइवेट लैपटॉप, सॉरी नॉट प्राइवेट लैपटॉप, पहले इनहेरिटेंस करते हैं अपन। ठीक है, प्रोग्रामर के अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है राइट कोड। ऐसा करते हैं। अब ये बताइए, प्रोग्रामर को कोड लिखने के लिए लैपटॉप चाहिए? चाहिए ना?
तो मेरे दिमाग में आ रहा है चलो अपन प्रोग्रामर में लैपटॉप की क्या कर ले, प्रोग्रामर में लैपटॉप की इनहेरिटेंस कर ले, है ना। क्या टेक्निकली मैं सही कर रहा हूं? मैं टेक्निकली सही कर रहा हूं, मैं लॉजिकली गलत कर रहा हूं। टेक्निकली से मेरा मतलब सिंटेक्स से है, सिंटैक्टिकली में गलत नहीं हूं ना, सिंटैक्टिकली में गलत नहीं हूं ना, है ना। अपनी तरफ से सही कर रहा हूं मैं। अगर मैं एक्सटेंड्स लैपटॉप करूंगा तो मेरे को लैपटॉप के फीचर मिलेंगे कि नहीं प्रोग्रामर में? मिलेंगे ना। इतना नहीं सोच रहा मैं एज अ डेवलपर, है ना। मुझे नहीं पता, इतना दिमाग नहीं लगा रहा मैं कि इसमें इज अ बैठ रहा है कि हैज अ बैठ रहा है। मुझे तो बस ये दिख रहा है मेरे को लैपटॉप क्लास के फीचर प्रोग्रामर में चाहिए। मैंने अभी नई नई कोर जावा पढ़ी है, मुझे पढ़ाया गया एक क्लास के फीचर दूसरे में चाहिए तो इनहेरिट कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझे आप, है ना। लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ मोहित, आ रहा हूं, वही तो कॉम्पोजिशन है, आ रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना अपन। मैं सीधे आपको ड्रॉबैक बताऊंगा तो समझोगे नहीं, कोड लिख के बताऊंगा तो ज्यादा बेटर दिमाग में बैठेगा। सही है ना ये तरीका? मैं बोल दूंगा आप समझ ही नहीं पाओगे मैंने क्या बोल दिया। लेट्स राइट द कोड एंड सी प्रैक्टिकली कैसे चल रही है चीजें। ठीक है, आप ये बताइए, यहां ये लिख सकता हूं मैं, बूलियन रिजल्ट, बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू सुपर डॉट स्टार्ट। मिलेगा मेरे को स्टार्ट? मिल जाएगा ना सुपर डॉट स्टार्ट। हालांकि सुपर लिखना ऑप्शनल है, ये भी सही है। सुपर लिखना ऑप्शनल है। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं यहां लिख दूं सिस आउट कंट्रोल टैब फॉलोड बाय लैपटॉप स्टार्टेड तो आ ही गया होगा, राइटिंग कोड। ये मैंने बोला प्रोग्रामर अब कोड लिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं ड्राइवर क्लास में। ड्राइवर क्लास के लिए विल गो फॉर अ न्यू पैकेज। तो मैंने कहा न्यू, न्यू के बाद मैंने कहा पैकेज, और ये सारे कोड स्लाइड्स में हैं, सो डोंट वरी। आप सिर्फ देखते चलो, कुछ लिखने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। चलूं आगे, राइट। अब मैंने पैकेज बनाया, पैकेज मैंने कहा इन डॉट एससीएलआई डॉट टेस्ट, और आई कॉल इट ऐप मेन पैकेज हमारा, जिसके अंदर हम अपनी मेन क्लास रखेंगे। ऐप के अंदर मैंने अपनी ड्राइवर क्लास बनाई। ड्राइवर क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ड्राइवर क्लास का नाम दिया यूज प्रोग्रामर। ठीक है, फिनिश। ठीक, यूज प्रोग्रामर के अंदर मैंने बनाया मेन मेथड। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा प्रोग्रामर पी इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। बन जाएगा प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट, बन जाएगा, वेरी गुड। और इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट, राइट। ये प्रोग्रामर क्लास इंपोर्ट हो गई। फिर मैंने कहा पी डॉट राइट कोड। क्या बोलते हैं, कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। जो अपन को आउटपुट चाहिए वो मिलेगा भी, अगर मेरे से कोई और टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है तो मैंने कोड रन करा, रन एज जावा एप्लीकेशन, प्रोग्राम रन हुआ। बढ़िया, लैपटॉप स्टार्टेड राइटिंग कोड, परफेक्ट, वेरी गुड। अब ये बताइए लॉजिकली मेरे कोड में कुछ दिक्कत दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। अब आप मुझे बोल सकते हैं कि सर अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है ना, प्रोग्रामर इज अ लैपटॉप। किसी प्रोग्रामर को देखो तो ऐसा लगता है लैपटॉप को देख रहे हैं, ऐसा है क्या? किसी प्रोग्रामर को देखते हैं तो लैपटॉप दिखता है क्या? नहीं ना, है ना। दूसरी बात, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे इसी प्रोग्राम में मेरे पास एक और क्लास हो और उस क्लास का नाम ह्यूमन हो? पॉसिबल है मेरे पास एक और क्लास हो इसी प्रोग्राम में, उस क्लास का नाम ह्यूमन हो? क्या प्रोग्रामर एक ह्यूमन है ना। तो अगर मुझे इस क्लास को प्रोग्रामर में इनहेरिट करना पड़ गया तो क्या लैपटॉप एक्सटेंड करने के बाद ह्यूमन एक्सटेंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई थिंक एवरीवन नोज जावा नहीं सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब इनहेरिटेंस करके आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया है फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? इनहेरिटेंस करके आपने रास्ता ब्लॉक, एक तो आप एथिकली गलत हो। एथिकली क्यों गलत हो? आपकी रिलेशनशिप बैठ ही नहीं रही है सही, ये कहना कहीं से भी सही नहीं लग रहा है प्रोग्रामर इज अ लैपटॉप। दूसरा, आपने फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए रास्ता बंद कर दिया है। गॉट इट? तो इनहेरिटेंस में क्या प्रॉब्लम है? इनहेरिटेंस में दो प्रॉब्लम है, हर रिलेशनशिप इज अ नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम, इस वक्त अगर हमने इनहेरिटेंस कर ली तो फिर फ्यूचर में हमारी प्रोग्रामर क्लास वाकई में अगर किसी के साथ इज अ की रिलेशनशिप में आएगी
तो जावा आने नहीं देगी, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करती है। एम आई राइट? है ना? ठीक है, क्या करा जाए फिर अपन करते हैं अब दूसरा तरीका यूज। दूसरा तरीका क्या यूज करें? दूसरा तरीका यूज करते हैं कॉम्पोजिशन। क्या ये कहना ठीक है प्रोग्रामर हैज लैपटॉप? क्या बोलते हो आप? हाँ, ये कहना ठीक लग रहा है, प्रोग्रामर हैज लैपटॉप। सो लेट्स गो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, आई एम कॉलिंग इट DIEX2। ठीक है, और ज्यादा कुछ टाइप ना करना पड़े तो इन दोनों को उठाया, कॉपी करा और पेस्ट कर दीजिए आप अपने नए वाले प्रोजेक्ट। तो यहां पर लाकर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों मेरे को मिल गए। अब मैंने क्या करा? अब मैंने ये करा कि मैंने प्रोग्रामर के अंदर से ये एक्सटेंड्स हटा दिया। अच्छा, अगर मैं प्रोग्रामर के अंदर से एक्सटेंड्स हटा दूंगा तो ये सुपर डॉट स्टार्ट एरर देगा, है ना? क्योंकि अब सुपर कौन है? प्रोग्रामर की। अब प्रोग्रामर की सुपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास तो स्टार्ट है नहीं। ठीक है, तो क्या करूं मैं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं लैपटॉप का यहां पर एक वेरिएबल या रेफरेंस बना लेता हूं। बना लेता हूं? बना सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूं, बाय राइटिंग प्राइवेट लैपटॉप एंड आई कॉल इट LT। क्या अब LT डॉट स्टार्ट चलेगा? क्या बोलते हो आप? हाँ, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल है, तो मैं लैपटॉप से स्टार्ट को कॉल कर सकता हूं। अच्छा, मेन मेरा सेम रहेगा? जल्दी जल्दी क्विक। हाँ, मेन मेरा बिल्कुल सेम रहेगा, मेन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रन करने पर आउटपुट क्या आएगा? गलत बात, नमन नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा सौरभ। सिर्फ रोहित का जवाब सही है, बाकी सबका जवाब गलत। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? कहां चल जाएगा ये कोड? याद कीजिए, जब ये वाला स्टेटमेंट रन होगा तो जावा इस रेफरेंस को मेमोरी में जगह देगी, LT को देगी। और जब जावा किसी भी रेफरेंस को न्यू के थ्रू क्रिएट होता हुआ देखती है तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालती है? डिफॉल्ट वैल्यू नल डालती है ना, राइट? क्योंकि LT में नल है, तो क्या नल से स्टार्ट चलेगा? नहीं चलेगा, कोड प्रॉब्लम दे देगा। तो अब अगर मैंने इसको राइट क्लिक करके रन एज करा, कोड इज गोइंग टू क्रैश। आगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन यू सी दिस? जल्दी जल्दी क्विक, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। दिख रहा है? वेरी गुड। इसका मतलब अब प्रोग्रामर का तो ऑब्जेक्ट मुझे बनाना ही है, अब मुझे लैपटॉप का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, बनाना पड़ेगा। जिस तरह से अपन कोड कर रहे हैं बिल्कुल बनाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा आपको LT इक्वल टू न्यू लैपटॉप। तो पहली प्रॉब्लम आपको दिखी? अगर मेरे प्रोग्राम में 50 क्लासेस हो तो 50 के ऑब्जेक्ट मेरे को बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, अगर आप यूज करोगे कॉम्पोजिशन। एम आई राइट? है ना? वेरी गुड। अच्छा, अभी कोड चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोड बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमें आउटपुट देगा। क्या अब इस कोड में ड्रॉबैक है सिवाय इसके कि मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं? सोचो। है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? ध्यान से सुनना। क्या फ्यूचर में पॉसिबल है कि लैपटॉप क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया जाए जो पैरामीटर्स ले? बताओ। अगर मैंने यहां पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो क्या मेरी प्रोग्रामर क्लास में मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। क्या कर दिया आपने? कॉम्पोजिशन तो कर लिया, डिपेंडेंसी भी रिजॉल्व कर ली, लेकिन आपने कर दी टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब यह होता है आपने क्लासेस की डिपेंडेंसी तो मैनेज कर ली, लेकिन कोड ऐसा लिख दिया कि अगर लैपटॉप में चेंज हो तो प्रोग्रामर में भी चेंज आएगा। यस और नो? आएगा। दूसरी प्रॉब्लम, प्रोग्रामर का लैपटॉप खराब हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रोग्रामर का लैपटॉप खराब हो गया तो मान लीजिए मेरे पास एक और डेस्कटॉप नाम की क्लास है। जिस तरह से आपने कोड लिखा है, क्या प्रोग्रामर डेस्कटॉप क्लास को यूज कर पाएगा जिस तरह से आपने कोड लिखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो रेफरेंस लैपटॉप का है, ये कहां डेस्कटॉप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? ये नहीं लिख पाऊंगा ना मैं, LT इक्वल टू न्यू डेस्कटॉप, ये तो एरर दे देगा। इसका मतलब आपने बहुत हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी प्रोग्रामर और लैपटॉप में रख दी है। अगर जरा भी चेंज लैपटॉप में हुआ, प्रोग्रामर क्लास या तो क्रैश कर जाएगी या एरर दे देगी। एम आई राइट? एम आई राइट? इसको बोलते हैं अपन टाइट कपलिंग। गॉट इट? अब इंडस्ट्री सजेस्ट करती है आप इस तरह से इस कोड को लिखो कि अगर मैं लैपटॉप में कुछ भी बदलूं, प्रोग्रामर को मुझे छूने की भी जरूरत ना पड़े। विदाउट टचिंग द प्रोग्रामर क्लास,
आई शुड बी एबल टू मैनिपुलेट लैपटॉप क्लास, या फिर लैपटॉप की जगह में डेस्कटॉप भी प्रोग्रामर को अवेलेबल करा पाऊं। और इसके लिए अपन यूज करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अभी जो अपन ने करा वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन था कि वो बस डिपेंडेंसी थी? वेरी गुड। आपने जो अभी करा है वो शेयर एंड सिंपल डिपेंडेंसी थी। आप डिपेंडेंसी मैनेज कर रहे हो, बट आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं कर रहे हो। गॉट इट? डिपेंडेंट अभी बताता हूं इंजेक्शन का क्या मतलब है। सौरभ, वैसे टेक्निकली इंजेक्शन का क्या मतलब है? क्या मैं कह सकता हूं इंजेक्शन मतलब एक्सटर्नली आपको सुई लगाई जा रही है? यही इंजेक्शन है ना? एक्सटर्नली आपकी बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन इंजेक्ट करी जा रही है, यही है ना इंजेक्शन। वेरी गुड। तो अब यह सजेशन दिया जाता है कि हम प्रोग्रामर क्लास में लैपटॉप को ऑब्जेक्ट ना बनाएं, कुछ ऐसी तिकड़म लगाएं कि एक्सटर्नली प्रोग्रामर को लैपटॉप का ऑब्जेक्ट सप्लाई करा जाए। और कब सप्लाई करा जाए? जावा में ऑब्जेक्ट्स कब बनते हैं? कंपाइल टाइम के रन टाइम? रन टाइम। तो अपन ये ऑब्जेक्ट अगर रन टाइम पे सप्लाई कर दें तो अपन मान सकते हैं अपन यूज कर रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो पहले ये ड्रॉबैक समझ में आए कि नहीं जो अभी हमारे कोड के अंदर है? आए? फटाफट अब आप गो थ्रू करो स्लाइड से, तो मुझे क्लियर हो जाए कि जो मैंने बोला आपने वो सारी बातें कैचअप की है। मैं सीधे आपको ड्रॉबैक पे ले जा रहा हूं। ठीक है, कोड अपन सेम देख चुके हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम देख लीजिए। है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिएगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? गॉट इट? कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम देखिए। सही है, यही अपन ने भी डिस्कस करा। आपने प्रोग्रामर क्लास को लैपटॉप क्लास के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि एक तो अब दोनों ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर को बनाने पड़ रहे हैं, है ना? दूसरी प्रॉब्लम, आपने टाइटली कपल्ड कर दिया है लैपटॉप और प्रोग्रामर को। टाइटली कपल्ड का क्या मतलब होता है? टाइटली कपल्ड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू यूज कर करके दूसरे ऑब्जेक्ट बनाना। एक और एग्जांपल आपके सामने है। क्या मोबाइल हैज प्रोसेसर? हाँ। मोबाइल हैज रैम? हाँ। मोबाइल हैज 50 मेगापिक्सल कैमरा? यस। मोबाइल हैज बैटरी? ये भी कॉम्पोजिशन हो गया? हो गया। आप सोचो इस कोड में क्या ड्रॉबैक है? इस कोड में ये ड्रॉबैक है कि अगर मैं मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसका कैमरा के रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल है। ऐसा पॉसिबल है मैं एक और मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाऊं और वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करना चाहे? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या दुनिया के सारे मोबाइल 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते हैं? नहीं करते हैं ना। लेकिन आपने क्या कर दी? आपने ऊप्स की भाषा में टीसी, टाइट कपलिंग कर दी। आपने तो बोला हमारे सॉफ्टवेयर से जितने मोबाइल बनेंगे सब कितने मेगापिक्सल के कैमरा के बनेंगे? सब 50 मेगापिक्सल के कैमरा के बनेंगे। तो ये आपके कोड को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देगा। कोडर्स के लिए या मेन लिखने वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा इस मोबाइल क्लास को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना। सारे ऑब्जेक्ट स्टीरियो टाइप हो जाएंगे। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, टाइट कपलिंग के साथ दिक्कत क्या है? तो मैंने आपको बताया दिक्कत यह है कि अगर टाइटली कपल्ड सिस्टम आप बना रहे हैं तो कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा लैपटॉप की जगह अगर डेस्कटॉप यूज करना है यूज ही नहीं हो पाएगा। प्रोग्रामर, स्टीरियो टाइप मतलब जो एक एक ढर्रे पे चला जा रहा है, दैट इज स्टीरियो टाइप। एक आपने सेट कर दिया पैटर्न, अब हर चीज उसी पैटर्न पे बन रही है, दैट इज स्टीरियो टाइप। ओके राहुल? स्टीरियो मतलब वो स्टीरियो नहीं जो म्यूजिक बजाता है। स्टीरियो का मतलब एक पैटर्न सेट कर दिया, हर मोबाइल अब उसी मेगापिक्सल का बन रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। क्लियर? गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कौन सी दोनों प्रॉब्लम? कि लैपटॉप में कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो जाए तो भी कोड चले, या लैपटॉप खराब हो जाए तो लैपटॉप की जगह क्या आ जाए? लैपटॉप खराब हो जाए तो लैपटॉप की जगह प्रोग्रामर के पास डेस्कटॉप आ जाए। ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है और वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। राइट? अब सवाल आता है क्या होता है डीआई? तो नंबर वन, डीआई एक डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। आप सबने अगर जेडीबीसी पढ़ा है तो आपने डाउ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। डाउ इज ऑल्सो अ डिजाइन पैटर्न, राइट? आपने अगर एडवांस जावा कंप्लीट कर ली है तो आपने एमवीसी पढ़ा है। एमवीसी इज ऑल्सो अ डिजाइन पैटर्न। और अगर आपको लग रहा है सर मैंने तो दोनों ही नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, घबराइए मत, सुनिए। डिजाइन पैटर्न का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग द कोड, कोड बनाने का एक तरीका होता है। तो डीआई क्या है? डीआई एक कोड बनाने का तरीका है जो ये बोलता है कि डिपेंडेंसी क्लास के अंदर मत रखो,
डिपेंडेंसी क्लास के अंदर मत रखो, डिपेंडेंसी क्लास को बाहर से सप्लाई करो, बाहर से सप्लाई करो। दैट इज वाई द वर्ड, कंप्लीट करिए मेरा सेंटेंस, दैट इज वाई द वर्ड इंजेक्शन। ठीक है, यानी होगा अभी भी कॉम्पोजिशन, गौर से सुनना, होगा अभी भी कॉम्पोजिशन, लेकिन हम क्लास बनाते वक्त लैपटॉप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हम जब प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें एक्सटर्नली लैपटॉप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेंगे, और जब हम एक्सटर्नली इंजेक्ट करेंगे तो ये हमारे हाथ में होगा। हम चाहें तो लैपटॉप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दें, हम चाहें तो डेस्कटॉप कर दें, पॉसिबल हो तो चाहें तो टैबलेट कर दें। हो सकता है टैबलेट में भी प्रोग्रामर कोडिंग करे, हाँ हो सकता है विंडोज टैबलेट यूज कर रहा है उसके अंदर आईडी को यूज, या एंड्रॉइड टैबलेट में आईडी यूज कर रहा है, राइट। तो कुछ आइडिया लगा, फेयर आइडिया लगा डीआई क्या है, राइट। और डीआई खाली स्प्रिंग नहीं करता है, दुनिया का हर पॉपुलर फ्रेमवर्क आपको डीआई करता हुआ दिखेगा। एंड्रॉइड सुना होगा सबने, एंड्रॉइड भरपूर यूज करता है डीआई का, राइट। रूबी ऑन रेल्स, एंगुलर, बिल्कुल सही, एंगुलर डीआई का यूज करता है। अपन डीआई पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है शायद कुछ नया ही है जो स्प्रिंग लेकर आया है, कुछ नया नहीं है, बहुत पॉपुलर है। हर जगह पर आपको डीआई देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही आरती, हर जगह आपको डीआई देखने को मिलेगा। मतलब अगर अपन ने स्प्रिंग में डीआई पढ़ लिया, कल को टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वहां भी अपन को डीआई मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यस, अगर आप जैंगो पे भी जाते हैं तो जैंगो का जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो भी डीआई पे बेस्ड है। तो अभी डीआई की इंपॉर्टेंस समझ में आई, राइट। और अगर आपने डीआई कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपकी क्लासेस अब लूजली कपल्ड हो गई, आपकी क्लासेस अब लूजली कपल्ड हो गई, यस। और हमेशा क्लासेस लूजली कपल्ड रखनी चाहिए, ताकि एक में अगर कोई चेंजेस हो तो दूसरी पे मिनिमम चेंजेस के साथ अपन लोगों का कोड बन जाए। अब आपने अगर पिछला लेक्चर मिस ना करा हो तो आपको याद होगा मैंने पहला बेनिफिट आपको स्प्रिंग का बताया था, स्प्रिंग अपन को लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस बनाने देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्प्रिंग का खुद का आर्किटेक्चर लूजली कपल्ड है। स्प्रिंग में 21 मॉड्यूल है, राइट, स्प्रिंग में 21 मॉड्यूल है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा दूसरा पढ़ने के लिए। गॉट इट। इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग डेटा पढ़ना चाहता हूं तो बिना एमवीसी के डेटा पढ़ सकता हूं। हाँ, मत पढ़ो आप स्प्रिंग वेब एमवीसी, मत पढ़ो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी, मत पढ़ो स्प्रिंग एओपी, पढ़ लो सिर्फ स्प्रिंग डेटा, काम हो जाएगा। बस एक डिपेंडेंसी छोटी सी इन सब की है, और वो है कुछ भी पढ़ने से पहले स्प्रिंग कोर पढ़ना पड़ेगा। हाँ वही मैं बोल रहा था, क्योंकि सब उस पर बेस्ड है। और ऐसा नहीं है कि आपको, आपसे कोड नहीं बनेगा, कोड बनेगा पर आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे जब मैं डेटाबेस कनेक्शन करूंगा ना तो आप देखोगे डेटाबेस कनेक्शन मेरे लिए स्प्रिंग इंजेक्ट करेगा। अब जब मैं वहां बोलूंगा ना देखो स्प्रिंग ने कनेक्शन इंजेक्ट करा, आपको समझ ही नहीं आएगा इंजेक्ट कहां से हुआ। लेकिन अगर आपने डीआई पढ़ा होगा आप समझ जाओगे ओके ये एक्सटर्नल इंजेक्ट हो रहा है कनेक्शन। आया कुछ कुछ समझ, इसलिए अपन को कोर स्प्रिंग पढ़ना जरूरी है। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शंस इंट्रोडक्शन। सर हाउ एग्जैक्टली वी आर नॉट एबल टू यूज ऑब्जेक्ट क्लास इन डेस्कटॉप क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास इन डेस्कटॉप क्लास, प्रदीप नहीं समझा बेटा मैं, अनम्यूट करो प्लीज। जी प्रदीप बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रदीप बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि जो क्लासेस है जैसे लैपटॉप वाली प्रोग्राम वाली एक हाँ, दूसरे पे टाइटली डिपेंडेंट है, टाइटली कपल्ड प्रोग्रामर और है। लैपटॉप एक दूसरे पे टाइटली डिपेंडेंट है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। सब पर लैपटॉप क्लास, सॉरी, जो प्रोग्रामर क्लास है उसको अपन लैपटॉप डेस्कटॉप क्लास पे यूज नहीं कर सकते सर, ये क्या बेटा समझ में नहीं बेटा आ रहा बेटा सर। बेटा सुनो सुनो सुनो, क्यों नहीं, हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा प्रदीप एक बात बताओ, प्रदीप और सचिन दो प्रोग्रामर हैं, yes, सर। ठीक है। हम्म, दो प्रोग्रामर के लिए दो क्लास की एक क्लास? सर दो डिफरेंट क्लासेस। क्या बात कर रहे हो, दोनों प्रोग्रामर है उनके लिए अलग अलग नहीं सर, क्लासेस? एक एक क्लास है। अपन दोनों प्रोग्रामर है ना, हाँ ऑब्जेक्ट दो बनेंगे ना, हाँ सर, ऑब्जेक्ट ठीक है। बनेंगे। प्रदीप यूज करना चाहता है लैपटॉप, सचिन यूज करना चाहता है डेस्कटॉप, यस सर। कैसे करोगे बताओ? तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे सोच रहे हो कि सर अपन यहां आकर लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप बना दें, तो भाई फिर हर प्रोग्रामर को डेस्कटॉप यूज करना पड़ेगा ना। हाँ मैं चाहता हूं ये प्रोग्रामर की चॉइस हो, वेदर ही वांट्स टू राइट कोड ऑन लैपटॉप और वेदर ही वांट्स टू राइट कोड ऑन डेस्कटॉप। अभी क्या कर सकते हो प्रदीप तुम, अभी तो मुझे ये सजेस्ट कर सकते हो सर आप एक डेस्कटॉप का भी बना दो वेरिएबल यहां पर, एम आई राइट हाँ, प्रदीप, यस और नो? यस सर। बट प्रदीप मुझे बताओ, तुमको नहीं लगता अगर मैं लैपटॉप यूज करूंगा तो डेस्कटॉप का वेरिएबल वेस्ट जाएगा? यस सर, वेस्ट हो क्या जाएगा। करोगे इसको, इसका तो कोई रोल ही नहीं यस सर। है ना। और फिर तुम बताओ यहाँ क्या लिखोगे, न्यू में क्या लिखोगे यहाँ? कुछ ये नहीं। तो हार्ड कोड करा हुआ है ना तुमने, यहाँ तो न्यू लैपटॉप हाँ लिख दिया है तुमने। तो हाँ आप सर। सोचो अगर डेस्कटॉप से तुमने dt डॉट राइट या स्टार्ट कॉल करा तो नल पॉइंटर आएगी कि नहीं? इंटरनल पॉइंटर आएगी, तुम जिसमें एक ही रेफरेंस राइट बस। कोड में कैसे लिख दोगे?
और अगर तुमको ये लग रहा है सर दोनों को ऑब्जेक्ट बना देते हो तो ये तो वेस्टेज ऑफ स्पेस, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हुआ ना। यस सर। एक साथ दोनों पे हाथ कैसे चलाऊंगा मैं एज अ डेवलपर? आया समझ कुछ कुछ? यस समझ में आ गया। मतलब चैलेंज क्या है, चैलेंज समझो। चैलेंज ये है मुझे प्रोग्रामर को छूना भी नहीं है, पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक P1 प्रोग्रामर के पास लैपटॉप पहुंच जाए और एक P2 के पास डेस्कटॉप पहुंच जाए। ये हमारे लिए कौन करेगा? ये हम कोर जावा से नहीं कर पाएंगे। आई मीन जितना कोर जावा में चीजें पढ़ी है उससे नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा और यहां लगेगा DI। ठीक है, और मैं एक और प्रूफ देता हूं आपको। आप लोगों ने DI करा है कोर जावा में, प्रूफ करूं? आप लोगों ने कोर जावा में DI करा है, आज करा है, थोड़ी देर पहले करा है। कैन एनीवन गिव मी अ हिंट किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्कैनर की। अरे नहीं, मैं बात कर रहा हूं स्कैनर की। आरती देखो, देखो ध्यान से। आपको नहीं लगता ये लाइन लिखकर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका स्कैनर कीबोर्ड से कनेक्ट हो? यस सर। बताओ, है ना? अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक और स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊं और वो स्कैनर ऑब्जेक्ट कीबोर्ड की जगह किसी फाइल से डेटा उठाए? बिल्कुल पॉसिबल है। अपन ने करा नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है। तो बताओ कितनी स्कैनर क्लास है प्रदीप? एक की दो? सर अभी तो एक है, बना एक सकते हैं अभी काफी नहीं, सारे। हमेशा हमेशा एक ही है। हाँ हमेशा। लेकिन एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कीबोर्ड से जुड़ेगा और इसी स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट किससे जुड़ेगा? फाइल से। फाइल इसी से। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क से जुड़ेगा। ओके। तो बताओ ये क्या हुआ? ये डिपेंडेंसी हुई कि नहीं हुई? जैसे ये हुआ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके। यही हम करेंगे अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए अगले लेक्चर में। मतलब अब आप ये इमेजिन कर पाओगे कि कैसे जावा में यहां system.in देते हैं तो स्कैनर सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है। उसको तो पता ही नहीं होता कि उसको system.in से कीबोर्ड से कनेक्ट होना है, वो रन टाइम पे कनेक्ट। ये रन टाइम पे चलेगा कोड? ये भी बताओ। हाँ सर, ये न्यू रन टाइम पे बनेगा, रन टाइम पे डिपेंडेंसी शेयर हो रही है। मतलब आप रोज डिपेंडेंसी करते हो कोर जावा में, पता आज चलेगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन था। गॉट इट? कुछ कुछ रफ आइडिया लगा? एक जैसे लेक्चर रफाई। और रुक जाओ, कोड आने दो, तुम्हारी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ऑल ऑल क्लियर? बेसिक आइडिया लगा सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट।